आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी का जो है पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप टीआरसी बेतिया में दिया जा चुका है और इसको हम लोग जीडी करेंगे। चलिए बताइएगा कि 1793 ईस्वी में वह कौन गवर्नर जनरल था जिसने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है। और अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को ही इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी या जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। ठीक है। और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस जैसे क्षेत्रों में लागू था और इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% क्षेत्र कवर होता था। ठीक है। ब्रिटिश भारत का मतलब हो गया जहां जहां ब्रिटिशर्स का अधिकार था। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इससे आगे चले। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग यानी कि भूस्वामियों की उत्पत्ति हो गई और जिसे भूमि लगान का माने 100% में 89% रुपया जो है वो दे देना होता था। किसको? अंग्रेजों को। और 11% जो राशि है वो जमींदारों को अपने पास टैक्स के रूप में माने टैक्स कलेक्शन के रूप में रख लेना था। ठीक है। चूंकि टैक्स कलेक्टर का ही काम करते थे, अर्थात भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था, अर्थात 89%, और 11% भाग जमींदारों को रख लेना होता था। और इसी के अंतर्गत जो है सूर्यास्त के नियम को लाया गया कि अगर आपके जैसे बिहार में 1857 के क्रांति के जो नेता थे बाबू वीर कुंवर सिंह, आरा के जमींदार थे जगदीशपुर के, तो उसमें था कि सूर्यास्त का नियम कि अगर महीने के आखिरी दिन के सूर्य डूबने से पहले आप जो है अपने क्षेत्र के जमींदारी इसके अंतर्गत जितना टैक्स वसूला गया था उसको जमा कर देना है अंग्रेजी कार्यालय में। अगर जमा नहीं कीजिएगा तो ठीक अगले दिन आपके उस क्षेत्र की जमींदारी की जो कागज है उसको रद्द कर दिया जाएगा और आपकी जमींदारियां जो है किसी और को बेच दी जाएगी। तो ये अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत ही सूर्यास्त के कानून को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, दूसरी एक व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? टॉमस मुनरो यम रीड था और इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास के बारामहल या तमिलनाडु के बारामहल जिले में, और टॉमस मुनरो यम कर्नल रीड के द्वारा इसे शुरू किया गया। ठीक है। और उसके बाद मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल और असम जैसे क्षेत्रों में, असम के कुर्ग में ये लागू किया गया। ठीक है। और इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया, अर्थात किसको? कृषकों को, जो खेती कर रहे थे। और यहाँ जमींदारी प्रथा में क्या था? रैयतवाड़ी में यहाँ कॉर्नवालिस वाला जो व्यवस्था था परमानेंट सेटलमेंट, इसमें क्या था कि आप डायरेक्ट जमींदार से कर रहे हैं और 19% भाग, लेकिन रैयतवाड़ी में था कि नहीं, डायरेक्ट किसानों से ही कर लिया गया। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है 51% ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्र शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, असम के कुर्ग जिला में, बंबई में 51% क्षेत्रफल था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कर्नल रीड एवं मुनरो थे और सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में उसे लागू किया गया। 19% भाग परमानेंट सेटलमेंट का था। क्लियर है? अच्छा, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है काफी कठोरता से पैसे को वसूला जाता था और लगान की दर भी काफी ऊंचा था। लेकिन कॉर्नवालिस वाला जो परमानेंट सेटलमेंट था इसमें बहुत सारे जमींदार अच्छे थे, जैसे कि बाबू वीर कुंवर सिंह। अब मान लीजिए कि आंधी आ गया, तूफान हो गया, फसल नुकसान हो गया, तो ये लोग टैक्स नहीं वसूलते थे। तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था का मतलब है कि ग्राम में एक मुखिया को स्थापित किया गया और उसी के अंतर्गत इसको छोड़ दिया गया कि वही जो है इसको वसूली करेगा। और इसके अंतर्गत 30% भाग था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे क्षेत्रों में लागू था। ठीक है। अच्छा, अब आइए कि औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों यानी कि होम चार्जेस से तात्पर्य है कि इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत की सरकार से और किया गया व्यय। कहने का मतलब टैक्स यहाँ से वसूलाई हो रहा है और खर्च कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे काम किए गए, जैसे धन के बहिर्गमन या अपवाह यानी कि ड्रेन की जो परिभाषा है, यानी कि यहाँ से धन को सींचा गया भारत से और इंग्लैंड ले आकर खर्च कर दिया गया। और धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक कौन थे?
दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, या स्केप ऑफ वेल्थ कही है, या ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया जैसे पुस्तकों की इन्होंने रचना की। अर्थात ड्रोन ऑफ वेल्थ, स्केप ऑफ वेल्थ, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, ठीक है, और क्या कहा था, अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। उसके बाद आरसी दत्त आते हैं, ने भी धन के बहिर्गमन पर बल दिया, और रमेश चंद्र दत्त ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसमें इन्होंने सकल राजस्व का आधा भाग, जितना एक वित्तीय वर्ष में जो टैक्स वसूली होता था उसका 50% जो है वो इंग्लैंड को माने भेज दिया जाता था, माने भारत से बाहर भेज दिया जाता था। पूरे दुनिया में जो है सबसे ज्यादा उसी सबका उपनिवेश न था, अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड वालों का। और इसी सूर्य के नीचे धरती प्राप्त करने के लिए जर्मनी में किसका उदय होगा, जर्मनी भी लड़ा कि हमको भी भाई उपनिवेश चाहिए, तब न जाकर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस सूर्य के नीचे धरती चाहिए हमको। राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया, और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धर्म का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज के विकास में वे भारत को आंग्ल सत्ता में बने रहने को संभव मानते थे। इसका मतलब था कि सर सैयद अहमद खां द्वारा कहा गया कि भारत में अगर मुस्लिमों का विकास करना है तो अंग्रेजों का हिमायती होना चाहिए, यानी कि वे इसके विरोधी नहीं थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी जो कहते थे कि यहाँ से धन का जो है ड्रोन हो रहा है, यहाँ से उड़ के धन बाहर चला जा रहा है, इसमें सर सैयद अहमद खां विश्वास नहीं करते थे। इसका मतलब था ये अंग्रेजों के हिमायती थे और भारतीयों के विरोधी थे, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 से लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, और जिसका कार्य था कि भारत के दुखों का प्रचार करना। दादा भाई नौरोजी जो स्थापना की है लंदन में इंडिया सोसाइटी, इसके जितने भी मेंबर थे ये जाकर अंग्रेजों के दरवाजे दरवाजे घूम के पर्चा देते थे कि देखिए आपके यहाँ का लोग हमारे यहाँ जाकर जो है वहां से पैसे वसूलता है और आग लाकर यहाँ खर्च करता है, भारत की दरिद्रता की स्थिति को देखिए। दरवाजे दरवाजे तक घूमकर इस संस्था ने काम किया, इंडिया सोसाइटी ने। और 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, जबकि चुनाव लड़ने वाले कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए मैंने कहने का मतलब है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति WC बनर्जी और उमेश चंद्र बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स का 1892 में फिंसवरी से चुनाव जीता। तो इस प्रकार इसके चीजों को हमने पढ़ा और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको भी हम लोग पढ़ के इसको देखेंगे।